हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। कुछ प्राकृतिक संसाधन वाला चैप्टर हमने चालू कर रखा था और यहाँ तक कि लगभग 20 से 30% चैप्टर हमने क्लियर भी कर लिया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? प्राकृतिक संसाधन पढ़ लिए, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार पढ़ लिए, ठीक है। और इससे जो लास्ट का लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था सामाजिक वानिकी और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट। आज का जो टॉपिक है, हालांकि ये मैंने पिछले लेक्चर के अंदर चालू कर दिया था, और वो था वन संरक्षण अधिनियम एवं प्रबंधन। वन संरक्षण अधिनियम एवं प्रबंधन। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, पूरा करते हैं। तो टॉपिक क्या है आज का? जो पढ़ने लायक टॉपिक है वो है वन संरक्षण अधिनियम एवं वन संरक्षण अधिनियम एवं प्रबंधन, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। देखो, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात हुई थी हमारी पिछले लेक्चर के अंदर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी थोड़ी सी कि वन संरक्षण अधिनियम एवं प्रबंधन क्या चीज है। वन संरक्षण से मतलब है वनों का संरक्षण किया जाना चाहिए, और संरक्षण का सीधा सा तात्पर्य होता है कि वनों को बचाया जाना चाहिए। अब वनों को क्यों बचाया जाना चाहिए? क्योंकि वनों से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो इसको टॉपिक वाइज टॉपिक में आगे बढ़ाता हूं। देखो, ऐसे अगर मैं बोलता जाऊंगा तो बहुत लंबी थ्योरी हो जाएगी, तो थ्योरी के रूप में नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है टॉपिक वाइज टॉपिक, पॉइंट बना के। थ्योरी वाले जितने भी चैप्टर है या थ्योरेटिकल जितने भी चैप्टर है, सबसे आसान काम हो जाएगा अगर आप उनके पॉइंट्स बना के पढ़ोगे। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले मैं यही पॉइंट डालूं कि वन संरक्षण का अर्थ क्या है। वन संरक्षण का अर्थ। दूसरी बात, वन संरक्षण का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अगर उद्देश्य आता है तो वन संरक्षण के उपाय क्या है। वन संरक्षण के उपाय क्या है। हमें मात्र ये 3 चीज पढ़नी है। वन संरक्षण का अर्थ क्या है, वन संरक्षण का उद्देश्य क्या है, और अगर वन संरक्षण का उद्देश्य समझ में आता है तो फिर वन संरक्षण का उपाय क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, अर्थ से क्या मतलब है। वन संरक्षण से मतलब है कि अगर मैं एक ही बात बोलूं, सारी बातों को एक जगह मिलाकर मैं कहूं कि वन हमारे जीवन का आधार है। वनों की जो प्रक्रिया है, वन और मानव का जो संबंध है, वो युगों युगों से चलता आ रहा है। एक अंतर्निहित प्रक्रिया है मानव और वनों के बीच में। वनों से मानव को लाभ होता है, मानव से किसको लाभ होता है? वनों को। तो इस कड़ी को तोड़ना नहीं चाहिए। दोनों के बीच की जो कड़ी है वो टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि वन मानव के जीवन का आधार है। इनको बचाया जाना जरूरी है। अगर वनों को नष्ट करेंगे, ठीक है, वनों को डिस्ट्रॉय करेंगे या वनों को हम हस्तक्षेप पहुंचाएंगे तो फिर वनों का नुकसान नहीं होगा, वन तो नष्ट होंगे ही होंगे। उससे किसको नुकसान होगा? हमें नुकसान होगा। वन अगर नष्ट हो रहे तो कई प्रकार की मूलभूत आवश्यकताएं हमारी रुक जाएगी, हमारी वो पूर्ति ही नहीं हो पाएगी। तो वन संरक्षण के अर्थ का यही मतलब है कि वनों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके, वनों की ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा की जानी चाहिए। तो देखो, पहला पॉइंट लिखूं मैं किसके लिए? अर्थ के लिए। और अर्थ का मतलब यह है कि वन संरक्षण का मतलब क्या है, वन संरक्षण से क्या अभिप्राय है। वन संरक्षण मतलब वनों को नष्ट होने से, वनों को नष्ट होने से बचाया जाए। वनों को नष्ट होने से बचाया जाए कि वन हमारी धरोहर है, वन हमारे मूल्य जीवन का आधार है, ठीक है, तथा वन और मानव के बीच में एक अंतर संबंध जो युगों युगों से चलता आ रहा है। अगर वनों को नुकसान होगा तो वनों को नुकसान नहीं होगा, वो मानव समुदाय को नुकसान होगा, ठीक है, मानव सृष्टि को नुकसान होगा, ह्यूमन कम्युनिटी को नुकसान होगा। मान लो वन ही नष्ट हो गए, तभी आपको पता लग जाएगा, जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा ना, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, तब पता लग जाएगा कि ये टॉपिक है ना 2 नंबर का उद्देश्य, कि वनों का क्या उद्देश्य है, वन संरक्षण का उद्देश्य क्या है, वनों से हमें क्या मिलता है। वो चीज जब आपके माइंड में आ जाएगी ना, वनों से हमें क्या मिल रहा है, तो फिर समझ लेना जो चीजें हमें वनों से मिल रही ना, अगर वन नष्ट हो गए ना तो वो नहीं मिल पाएगी। तो ये अर्थ है वन संरक्षण का, ठीक है, कि वनों को नष्ट होने से बचाया जाए, वनों का संरक्षण किया जाए, वनों की सुरक्षा की जाए, वनों का ध्यान रखा जाए। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? सेकंड पॉइंट है टारगेट, उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, पर्पज, कुछ भी बोलो। देखो, वन संरक्षण
अधिनियम या वन संरक्षण प्रबंधन का अर्थ तो आप समझिए कि वनों को नष्ट होने से बचाना है। सेकंड जो पॉइंट है उद्देश्य, कि वन संरक्षण का उद्देश्य क्या है, वन संरक्षण को क्यों बचाया जाना चाहिए। तो उद्देश्य से मतलब है वनों से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। पहले मैं आपको गिनवा दूं, देखो सबसे पहला काम है वनों ने पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखा है, ठीक है। दूसरी बात, वनों ने गैसों का संतुलन बनाया हुआ है। वनों के कारण ही मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, ठीक है। और वनों के कारण ही मृदा का अपरदन नहीं हो पाता। वनों के कारण ही हमें कई प्रकार की इमारतें, लकड़ियां, गोंद, रेजिन, फल, सब्जियां, चारा, ये सब मिलती हैं, ठीक है। और वनों के कारण ही बारिश होती है। वनों के कारण ही वायुमंडल क्या रहता है, सही रहता है, या वायुमंडल प्रदूषित नहीं होता। तो सोचो इतनी सारी चीजें किसके जरिए हो रही है, वनों के जरिए। तो देखो पढ़ते हैं उद्देश्य के रूप में। पहला पॉइंट यही डाल लेता हूं मैं उद्देश्य को। फर्स्ट पॉइंट है उद्देश्य, और उद्देश्य का पहला पॉइंट क्या लिखोगे, देखो पहला पॉइंट है वनों से पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है। एक बार लिख देता हूं फिर समझाता हूं एक एक पॉइंट को। पॉइंट नंबर 2, वनों से पर्यावरणीय गैसों का संतुलन बना हुआ है। वनों से पर्यावरणीय गैसों का संतुलन बना हुआ है। नंबर 3, वनों से मृदा अपरदन प्रक्रिया रुक जाती है। नंबर 4, वनों से आर्थिक महत्व बना रहता है। क्योंकि वनों से हमें क्या क्या चीज मिलती है, वनों से हमें लकड़ी, फल, सब्जी, गोंद, रेजिन, रबर, लाख, रेशे, ये सब मिलते हैं। नंबर 5, वनों से पारिस्थितिक तंत्र बना रहता है। वनों से पर्यावरणीय गैसों का संतुलन बना रहता है। वनों से मृदा अपरदन प्रक्रिया रुक जाती है। वनों से आर्थिक महत्व बना रहता है। नंबर 5 हम डालेंगे हाँ, वनों से वर्षा होती है। सोचो ये है वन संरक्षण का टारगेट। ये क्या है, वन संरक्षण का टारगेट। सीधी सी बात है, अगर वनों को नहीं बचाया गया, टाइम पर वनों को नहीं संजोया गया, टाइम पर वनों की सुरक्षा नहीं हो पाई, तो फिर हम इतनी चीजों से वंचित रह जाएंगे। पहला पॉइंट है वनों से पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब देखो, पारिस्थितिकी कई प्रकार के पारिस्थितिकी होता है। वनीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय। जो व्यक्ति या जो जीव जिस परिवेश के अंदर रहता है ना, वही पारिस्थितिकी तंत्र है। जैसे हम हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे जीव है जो वनों में रहते हैं, तो वो वनों का पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। कुछ ऐसे जीव है जो पानी के अंदर रहते हैं, तो वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। कुछ ऐसे जीव है जो दलदल या मरुस्थल के अंदर रहते हैं, तो वो उनका पारिस्थितिकी तंत्र है। तो जिस जीव को जिस परिवेश में, जिस वातावरण में, जिस जलवायु में रहने के लिए सभी प्रकार की आवश्यक चीजों का भुगतान हो जाता है, सभी प्रकार की आवश्यक चीजें उसको उपलब्ध होती रहती है, तो वो होता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र तब ही बना रहता है जब जीवों में, पर्यावरण में और उसमें पाए जाने वाले घटकों के मध्य आपस में जो क्रिया है वो चलती रहेगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाऊं तुम्हें पारिस्थितिकी तंत्र का। जैसे मान लो वनों का पारिस्थितिकी तंत्र है। अब वनों में पाए जाने वाले जीव कौन से, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं आपको, शेर है, ठीक है, भेड़िया है, हाथी है, खरगोश है, ये सब वनों में रहते हैं। तो वनों से ही इनको सब कुछ मिल रहा है। इनको खाने को भी कहां से मिल रहा है, वनों से। पानी भी कहां से मिल रहा है, वनों से। हवा भी कहां से मिल रही है, वनों से। तो एक संतुलन बना हुआ है। तो सोचो इनका जो मेन टारगेट है ना, वो है वन। अगर वो वन ही नष्ट हो जाएंगे ना, तो फिर ये जीव कहां जाएंगे बेचारे। इन जीवों का आवास क्या हो जाएगा,
उजड़ जाएगा, ये बिखर जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बिगड़ना चाहिए। जैसे मान लो जलीय जीवों का पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, पानी होता है। अगर पानी ही सूख गया तो मछलियां कहाँ जाएगी, मेंढक कहाँ जाएंगे, पानी में पाए जाने वाले जलीय जीव कहाँ जाएंगे, ठीक है। या कई प्रकार के जीव होते हैं, प्रोटोजोआ के प्राणी कहाँ जाएंगे, पोरीफेरा वाले कहाँ जाएंगे, पानी वाले जीव नष्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि उनका पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ गया। लेकिन यहाँ पर हम कौन से पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहे हैं, वनों की। तो सोचो अगर वनों ने पारिस्थितिकी तंत्र को बना रखा है, अगर वनीय पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ गया तो फिर उन जीवों का प्राकृतिक आवास भी क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। समझ गए होंगे पॉइंट को। सेकंड पॉइंट क्या है, वनों से पर्यावरणीय गैसों का संतुलन बना रहता है। वनों से पर्यावरणीय गैसों का संतुलन बना होता है। कैसे, देखो वनों के अंदर क्या होते हैं, पेड़। वनों के अंदर क्या है, पेड़ है। पेड़ कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। कौन सी गैस, ऑक्सीजन। और कौन सी प्रक्रिया में छोड़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, ठीक है। इस ऑक्सीजन को कौन लेते हैं, जीव। जीव कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2। फिर इस CO2 को कौन ले रहा है, पेड़। तो बताओ ऑक्सीजन की और CO2 की मात्रा संतुलित है, ऑक्सीजन और CO2 की मात्रा निश्चित बनी हुई है। पेड़ों को चाहिए CO2 और जीवों को चाहिए O2। तो ये चक्कर चलता रहता है, पेड़ जीवों को O2 देते रहते हैं, जीव पेड़ों को क्या देते रहते हैं, CO2 देते रहते हैं। तो गैसों का संतुलन बना हुआ है। अगर आपने वनों को नष्ट कर दिया, मान लो पेड़ ही नहीं है, वन ही नहीं है, ठीक है, फिर ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, सोचो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। और अगर ऑक्सीजन मिल भी जाती है कहीं से तो फिर CO2 को कौन लेगा, ऐसे तो CO2 बढ़ जाएगी पृथ्वी पर। और अगर CO2 बढ़ जाएगी फिर ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। CO2 बढ़ने का मतलब है पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। और अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ गया तो कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को जन्म मिल जाएगा, या कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का निर्माण हो जाएगा। तो वनों के द्वारा ही पर्यावरणीय गैसों का क्या बना हुआ है, संतुलन बना हुआ है। पर्यावरणीय गैसें कौन सी है, ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है। ये सब काम में आ रही है, ये सब काम में भी आ रही है, इनको वापस वायुमंडल में भी छोड़ दिया जाता है, ठीक है। आप 9th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो, पर्यावरण वाला चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था ऑक्सीजन चक्र, CO2 चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र, फॉस्फोरस चक्र। तो ये जो वायुमंडल में पाई जाने वाले घटक है, धातु है, अधातु है, गैसें हैं, इनकी खपत नहीं होती है, इनकी मात्रा ली जाती है लेकिन वापस वायुमंडल के अंदर छोड़ दी जाती है। तो ये हो गए 2 पॉइंट, टारगेट था वनों का। तीसरा, वनों से मृदा अपरदन प्रक्रिया रुक जाती है। मृदा अपरदन का मतलब होता है मृदा में होने वाला कटाव। मृदा अपरदन का मतलब मृदा में होने वाला कटाव। और अगर मृदा में कटाव होगा तो गड्ढे गड्ढे पड़ जाएंगे और फिर धरातल क्या हो जाएगा, उबड़ खाबड़। तो सोचो, देखो कैसे, ऐसे जैसे मान लो ये कोई जगह है, ये मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, ये पेड़ों की क्या है, जड़ें हैं। ये दूसरा पेड़, ये पेड़ों की जड़ें, ठीक है। यहाँ छोटी छोटी वनस्पति लगी हुई, कितनी जड़ें मिट्टी के अंदर आ रही है ना, पूरे सबके अंदर मिट्टी की जड़ें आ रही है, सॉरी पेड़ों की जड़ें आ रही है ऐसी मिट्टी के अंदर। तो देखो पेड़ों की कितनी जड़ें मिट्टी के अंदर है, कितनी जड़ें मिट्टी के अंदर है। तो इन जड़ों ने क्या कर रखा है, इस मिट्टी को बांध रखा है। जड़ें जा रही है ना मिट्टी के अंदर, तो मजबूती प्रदान हो रही है किसको, मिट्टी की, ठीक है। यानी कि मिट्टी की जो ऊपर वाली सतह है, ठीक है, धरातल की जो ऊपर वाली सतह है वो जमी हुई है, क्योंकि पेड़ों की जड़ों ने उनको बांध रखा, बिल्कुल पैक है। अब अगर इसके ऊपर से पानी भी जाती है तो मिट्टी हिलने वाली नहीं है, क्योंकि जड़ों ने बांध रखा है। अब इसके ऊपर से अगर हवा भी जाती है तो भी मिट्टी हिलने वाली नहीं है। इसके ऊपर से किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तो ये मिट्टी बिल्कुल समतल बनी रहेगी, प्लेन बनी रहेगी, क्योंकि पेड़ों की जड़ों ने इस मिट्टी को क्या कर रखा है, बांध रखा है। अब आप सोचो, अगर इन पेड़ों को काट दिया, वनों का संरक्षण नहीं किया गया तो जड़ें हट जाएंगी यहाँ से। अब अगर इसके ऊपर से पानी आता है तो पहले तो क्या हो रहा था, पेड़ों की जड़ों ने मिट्टी को बांध रखा था। अब अगर पानी आएगा तो पानी प्रेशर डालेगा और पानी के बहाव से यहाँ पर गड्ढे पड़ जाएंगे, यहाँ की मिट्टी यहाँ चली जाएगी, यहाँ की मिट्टी यहाँ चली जाएगी। तो मिट्टी में देखते ही देखते इतने गड्ढे पड़ जाएंगे, और गड्ढे पड़ने का मतलब है मिट्टी के यहाँ के पोषक तत्व दूसरी जगह चले जाएंगे या नदियों में जाके मिल जाएंगे। नदियों में मिट्टी किसी काम का नहीं है, तो गड्ढे पड़ गए, मतलब मृदा में अपरदन हो गया। मिट्टी में कटाव लगना, मृदा में कटाव लगना, भूमि में कटाव लगना कहलाता है मृदा अपरदन। और मृदा अपरदन नहीं होना चाहिए। मृदा अपरदन को किसने बना के रखा है, मृदा अपरदन को बना के रखा है वनों ने, वनों की जड़ों ने, पेड़ों की जड़ों ने उस मिट्टी को बांध रखा है, जिससे मृदा अपरदन नहीं हो पाता। ये लो,
पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर, तीसरा पॉइंट क्लियर, चौथा पॉइंट कौन है? वनों से आर्थिक महत्व बना रहता है। सोचो वनों से हमें कितनी चीज मिलती है। आर्थिक महत्व का मतलब है वनों से हमें इतनी चीज मिलती है, हमारी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती है, हम अपने काम में भी लेते हैं, उसको बेचकर, उन चीजों को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति क्या हो सकती है? मजबूत हो सकती है। वनों से हमें लकड़ी मिलती है, लकड़ी को ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, या लकड़ियों को बेच भी सकते हैं, ठीक है। लकड़ी से फर्नीचर भी बनाए जा सकते हैं। फल खाने के काम में आते हैं, बेच भी सकते हो। सब्जियां खाने के काम में, ठीक है, इनका सेल भी किया जा सकता है। गोंद, कई प्रकार के पादप है ना, जैसे नीम है, बबूल है, खेजड़ी है, इनसे गोंद निकलता है, उस गोंद को काम में लिया जाता है। और ये गोंद किस काम में आता है? ये गोंद काम आता है लुब्रिकेंट के रूप में, ठीक है, या फिर किसी चीज को चिपकाने के रूप में, या फिर औषधियां बनाने के रूप में। गोंद, रेजिन। अब रेजिन क्या होता है? सफेद कलर का पदार्थ है, इसका उपयोग भी औषधियों के रूप में किया जाता है। रबर, आप जानते हो रबर से कितने प्रोडक्ट बनते हैं? टायर ट्यूब बनाने के लिए रबर का यूज होता है। लाख के भी पेड़ आते हैं और लाख की बनती है चूड़ियां। रेशे, कपास है, जूट है, रेशों से क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। तो सोचो इतनी सारी चीजें हमें वनों से मिल रही है। इतनी सारी चीजें मिलने का मतलब है हमारी आवश्यकताएं क्या हो रही है? पूरी। और आवश्यकता पूरी होने से मतलब क्या है? हमारी लाइफ ढंग से चल रही है, और लाइफ ढंग से चलने का मतलब है कि आर्थिक स्थिति मजबूत है। ओके, वनों से वर्षा होती है, ये हम जानते हैं, 6 क्लास में पढ़ के आए हो। वनों से वर्षा कैसे होती है? देखो वनों से वर्षा कैसे होती है, ध्यान रखना, इस पॉइंट को समझना थोड़ा सा कि वनों से वर्षा कैसे होती है। मान लो ये धरातल की सतह है, ये क्या है? धरातल की सतह। ये पेड़ है, ये दूसरा पेड़, ऐसे न जानो कितने पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेड़ है। और पेड़ बहुत सारे होना भी जरूरी है, क्योंकि जितने ज्यादा पेड़ होंगे ना उतनी ही ज्यादा बारिश होगी। जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी ही ज्यादा बारिश होगी। अब चलो ये तो चीज समझ में आती है कि ज्यादा पेड़ होंगे तो ज्यादा बारिश होगी, लेकिन क्यों होगी, कैसे होगी? हाउ डू कंक्लूजन, ये कैसे हो सकता है या ये कैसे पॉसिबल है? वो इसलिए पॉसिबल है, समझना ध्यान से, कि पेड़ों को जो पानी मिलता है, मान लो पेड़ों को जो पानी दिया जाता है, तो पेड़ पानी कहाँ से ग्रहण करते हैं? जड़ों से। पेड़ों को पानी कहाँ डाला जाता है? जड़ों में कि पत्तियों के ऊपर? जड़ों के अंदर डाला जाता है। यहाँ पर डाला गया पानी, ये क्या डाला गया? जल। तो जल किसके अंदर गया? जड़ों के अंदर। नीचे इस पेड़ की क्या फैली हुई है? जड़ें फैली हुई हैं ऐसे, ठीक है। तो पानी तो मिट्टी में जाता है, तो मिट्टी से जड़ें पानी को सोख लेती है, और पानी को ऊपर लेके आता है पेड़ के अंदर एक उत्तक होता है जाइलम, और वो जाइलम आप जानते हो इस चीज को, जाइलम इस पानी को कहाँ लेकर आ गया? पत्तियों के अंदर। यहाँ पानी पहुंच गया, यहाँ पानी पहुंच गया। अब सुनना ध्यान से, पेड़ों में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। नोटिस करना इस चीज को, पेड़ों में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया जिसे क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन, और अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन। इस वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या है? इस वाष्पोत्सर्जन का मतलब है कि पादप के वायवीय भागों के द्वारा जल को जलवाष्प में उड़ाना। जल को जलवाष्प में उड़ाना कहने का मतलब जितना जल नीचे से ग्रहण किया गया था ना, तो पादप के वायवीय भाग कौन से होते हैं? पादप के वायवीय भाग होते हैं पत्तियां। कौन से भाग होते हैं? पत्तियां। तो पत्तियां क्या करती है? जितना भी पानी आया ना नीचे से, उस पानी को जलवाष्प के रूप में उड़ा देती है। आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में कि पत्ती के ऊपर पानी की बूंदें जम जाती है, वो कौन सी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन है। जितना पानी पेड़ ग्रहण करता है किससे? जड़ों से। तो सारा पानी मिट्टी से कहाँ गया? पत्तियों में, और पत्तियों ने उस पूरे पानी को उड़ा दिया। किस रूप में उड़ा दिया? जलवाष्प के रूप में। ये ध्यान रखना, एक प्लांट जिसको जितना पानी मिलता है ना, तो वो पौधा 90% जल को जलवाष्प के रूप में उड़ा देता है। 90%। अब सोचो 100% अगर किसी पौधे को पानी मिल रहा है, तो इस पौधे ने कितने प्रतिशत जल अपने पास रखा? 10%। 90% जल कहाँ गया? उड़ा दिया। किस रूप में उड़ा दिया? जलवाष्प के रूप में। किस रूप में उड़ाया? जलवाष्प के रूप में। किससे उड़ाया? पेड़ की पत्ती से उड़ाया। तो सारी चीज क्लियर हो रही है, मतलब वायवीय भाग पत्तियों ने पेड़ के पानी को उड़ा दिया। और कितना पानी? 90%। सोचो कि पेड़ ने अपने पास पानी रखा ही नहीं, पेड़ ने 10% पानी रखा, 90% पानी को क्या कर दिया? उड़ा दिया। किस रूप में उड़ाया? जलवाष्प के रूप में। और ये जलवाष्प सीधी कहाँ जाएगी? जलवाष्प जाएगी वायुमंडल के रूप में, वायुमंडल के पास जाएगी या वायुमंडल में जाएगी।
तो वायुमंडल में ये जलवाष्प जैसे जैसे ऊपर जाती है, ऊपर का तापमान और वायु दाब दोनों कम होते हैं। तापमान कम होने से ये जलवाष्प क्या बनाती है? बादल। और बादल जब नीचे आते हैं तो किस रूप में आती है? वर्षा के रूप में। तो ये जो वर्षा हुई है ना, ये जो पानी नीचे आ रहा है वर्षा के रूप में, ये पानी यही पानी है जो पेड़ों ने जलवाष्प के रूप में उड़ा दिया था। तो सोचो जितने ज्यादा प्लांट, जितने ज्यादा वन, जितने ज्यादा ट्री होंगे उतना ही ज्यादा जलवाष्प होगी, और उतनी ही जलवाष्प वायुमंडल में जाएगी, बादल बनाएगी और क्या पैदा करेगी? बारिश पैदा करेगी या बारिश होगी। तो जितने ज्यादा पेड़ होंगे ना, जितने ज्यादा वन होंगे ना, उतनी ज्यादा क्या होगी? बारिश। इसीलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वनों का क्या किया जाना चाहिए? संरक्षण किया जाना चाहिए, कंजर्वेशन किया जाना चाहिए। ये था वन संरक्षण का टारगेट। अब आपको भली बात इस चीज की परख हो चुकी होगी, भली बात आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि अगर वनों का संरक्षण नहीं किया गया, ठीक है, वनों को नष्ट होने से नहीं बचाया गया, तो हमें इतनी सारी चीजों से हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है। ना तो पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा, ना गैसों का संतुलन हो पाएगा, ना मृदा अपरदन की प्रक्रिया रुक पाएगी, ना हमें आर्थिक लाभ हो पाएंगे और ना ही वर्षा हो पाएगी। समझ गए? अब देखो एक और पॉइंट मैं यहां से समझा देता हूं नोट डाल के, वो ये है कि सोचो ये पॉइंट हमारे दिमाग में भी कैसे आया, मन में भी कैसे आया। आप सोचो कि सर हमें इतने सारे लाभ मिलते हैं वनों से, तो फिर वनों को नुकसान क्यों होगा? हम क्यों वनों को काटेंगे? हम क्यों वनों को उजाड़ेंगे? होता है ऐसा। मानव को ये सब चीजें पता है, ठीक है, कि अगर वनों का संरक्षण नहीं किया गया तो इतना नुकसान हो जाएगा। फिर भी मानव अपने स्वार्थ के लिए वनों का क्या करता है? संरक्षण नहीं करता है, मतलब वनों की कटाई करता है, वनों को नुकसान पहुंचाता है। अब क्यों पहुंचाता है वही मैं बताने वाला हूं कि वनों को होने वाले दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं, या वन संरक्षण क्यों नहीं किया जा रहा है, ठीक है, कि वनों को काटे जाने पर क्या क्या नुकसान होने वाले हैं और ऐसा क्यों किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, जैसे कि मैं पहला पॉइंट बताऊं कि मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए, मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए, जैसे मानो कि आज हम जानते हैं इस चीज को, भली बात ही जानते हैं कि जैसे 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 समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है और मानव की मूलभूत आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही है। पहले जनसंख्या कम थी तो मानव कम में अपना काम चला लेता था, आज जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ मानव की सोच भी बढ़ी है, सोच बढ़ने के साथ साथ उनकी फीलिंग्स भी बढ़ी है। तो वो क्या चाहता है? आज मानव अकेला रहना चाहता है, ठीक है, हर सुख सुविधा वो लेना चाहता है, हर लाभ से वो वंचित नहीं रहना चाहता। वो ये चाहता है कि मुझे सब लाभ मिले, मुझे सारे फल मिले, ठीक है, मुझे सारी सुख सुविधाएं मिले। तो वो अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा रहा है। उसको रहने के लिए पर्सनल मकान चाहिए, रहने के लिए अलग से गाड़ी चाहिए, चलाने के लिए अलग से गाड़ी चाहिए, ठीक है, घूमने के लिए जगह चाहिए। तो सोचो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वनों का क्या कर रहा है? नुकसान। जैसे उसको मकान चाहिए तो फर्नीचर के लिए क्या चाहिए? लकड़ियां, तो जंगल काटेगा, ठीक है। रहने के लिए अगर उसको जगह चाहिए तो जंगल खाली करेगा। कृषि के लिए उसको जगह चाहिए तो पेड़ काटे जाएंगे, ठीक है। अगर उसको किसी जगह पर अपना बिजनेस बढ़ाना, कारखाना डालना तो जंगल काटे जाएंगे। कहने का मतलब मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, जबकि उसकी मूलभूत आवश्यकता पूर्ति हो रही है, उस जगह में भी हो रही है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, ठीक है, या फिर अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहा है? वनों का क्या कर रहा है? ह्रास कर रहा है, वनों का विनाश कर रहा है। सिर्फ ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इंडिया के अंदर मैं कई स्टेट का नाम लूं, जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, ठीक है, असम है, त्रिपुरा है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं? आज भी झूम कृषि करते हैं, झूम कृषि। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, झूम कृषि क्या होता है? देखो नोटिस करना झूम कृषि को, ये ऐसे क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम के अंदर। झूम कृषि किसे बोलते हैं? झूम कृषि का मतलब ये होता है कि ये जो यहाँ के लोग हैं, नागालैंड है, मिजोरम है, असम है, त्रिपुरा, इन स्टेट के जो लोग हैं, यहाँ के जो पर्सन है, ये क्या करते हैं? जंगल में जाते हैं, जंगल को काटते हैं, जंगल को काटकर एक एरिया स्थापित कर लेते हैं, एक जगह कवर कर ली, या जंगल को काटकर उन्होंने जगह निकाल ली, और उस जगह पर जहां से जंगल कटा ना, जहां से पेड़ कटे हैं, उस जगह पर वो क्या करते हैं? कृषि करते हैं। जंगल को काटकर उनको जला देते हैं, जलने से जो राख बनती है ना,
वो राख किस में मिल जाती है? मिट्टी में। तो वो ऐसे सोचते हैं कि राख अगर मिट्टी में मिल जाती है तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। फिर ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर खेती करते हैं। खेती करते हैं तो अच्छी पैदावार होती है। चलो मान लिया खेती कर रहे हैं, पैदावार हो रही है, तो सोचो जो उन्होंने, जैसे मान लो इतना सारा बहुत दूर में कर क्या है, जंगल है, या बहुत बड़े एरिया के अंदर क्या है, जंगल है, तो उन्होंने सोच लिया कि इतनी दूर में हम क्या करेंगे, खेती करने वाले हैं, तो वहां के जंगलों को वो जला देंगे। अगर जंगल जलेंगे तो उनसे क्या बनेगी, राख बनेगी, और राख बनने के दौरान वो राख किस में मिलेगी, मिट्टी में मिलेगी, मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उस जगह पर वो लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। फिर खेती कितने दिन करते हैं, 2 या 4 वर्ष वहां पर खेती करते हैं। फिर उनको लगता है कि यहाँ की उर्वरक क्षमता वापस डाउन हो चुकी है, फिर वो उस जगह को छोड़ देते हैं। फिर वो दूसरी जगह सेलेक्ट करेंगे, वहां पर पेड़ों को जलाएंगे, वहां राख पैदा करेंगे, वहां 3-4 साल तक खेती करेंगे, फिर वो एरिया छोड़ दिया, फिर दूसरे। तो सोचो देखते ही देखते देखते उन्होंने कितनी जगह सेलेक्ट कर करके, कितने क्षेत्रफल को चुन चुन करके जला दिया कृषि करने के लिए, ठीक है। और ऐसी कृषि को बोला जाता है झूम कृषि। तो कृषि तो हो रही है, लेकिन कितने जंगल भी तो नष्ट होंगे ना, कितने वन भी नष्ट हो गए, कितने पेड़ों को इन लोगों ने क्या कर दिया, जला दिया। तो ये झूम कृषि है, ये तो सबसे बड़ा एक बढ़ा हुआ है, ये तो एक सबसे बड़ा पॉइंट है वन संरक्षण को नष्ट करने का, या वनों को नष्ट करने का। तो होती कहां पर है, नागालैंड है, मिजोरम है, असम है, त्रिपुरा है। तो झूम कृषि भी एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है वनों का संरक्षण ना करने में, या वनों को नष्ट करने के अंदर। समझ गए होंगे झूम कृषि किसे कहते हैं। तो ये है झूम कृषि। तो ये तीनों चीज मैंने सॉरी एक चीज अभी तक बाकी है, वन संरक्षण का अर्थ क्या है, वन संरक्षण का उद्देश्य क्या है, और वन संरक्षण के उपाय। अब आएंगे वन संरक्षण के उपाय। ये सारी चीज आप समझ चुके हो। अब हमें वनों को बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, ठीक है। मान लो अगर वन संरक्षण किसी प्रकार से नहीं हो रहा है, हम अपनी सोच को नहीं बदल रहे हैं, फिर सरकार की तरफ से, ठीक है, सार्वजनिक तौर पर या फिर निजी तौर पर हमें कुछ उपाय अपनाने पड़ते हैं। और वो उपाय कितने हैं, कम से कम 10 उपाय बताऊंगा मैं आपको। तो वही टॉपिक चालू कर रहे हैं अब। वन संरक्षण के उपाय देखो, सुनो ध्यान से। ये टॉपिक तो हो गया कि वन संरक्षण का अर्थ क्या है, वन संरक्षण का उद्देश्य क्या है, ये सारे थे उद्देश्य। और वन संरक्षण का उद्देश्य अगर समझ में आता है तो फिर दूसरा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि वन संरक्षण क्यों नहीं किया जा रहा। वो इसलिए नहीं किया जा रहा, एक तो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही, हालांकि हो रही है, फिर भी वो अपने स्वार्थ में अंधा है। दूसरी बात, जो नागालैंड, मिजोरम, असम, त्रिपुरा या कोहिमा, अगरतला, यहाँ के जो लोग हैं वो आज भी कौन सी खेती करते हैं, झूम कृषि। मतलब जंगलों को जला जला कर वहां राख पैदा करके उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए वहां खेती कर रहे हैं। और फिर परमानेंट खेती भी नहीं होती, 3-4 साल करते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं। तो जगह को छोड़ दिया, तो जो जगह वो छोड़ के गए उतनी दूर में वन नष्ट हो गए, क्योंकि उन वनों को उन्होंने क्या कर दिया था, कृषि के लिए जला दिया था। तो ये नुकसान है। अब थर्ड पॉइंट ये है कि वन संरक्षण अधिनियम या वनों को बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो ये एक पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। कम से कम इसके कितने पॉइंट है, 10 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, 10 पॉइंट। और वो जो 10 पॉइंट है वो हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक तो ये 10 पॉइंट, वन संरक्षण अधिनियम के 10 पॉइंट, फिर इसके जस्ट बाद टॉपिक चालू हो जाएगा कौन सा, वन्य जीव संरक्षण। ये तो था वन संरक्षण, फिर होगा वन्य जीव, यानी कि वनों में पाए जाने वाले जीवों को भी नुकसान है। और उन जीवों को नुकसान किससे है, या तो वायुमंडल से नुकसान होता है, या फिर दूसरी सबसे बड़ी हस्ती है वो कौन है, मानव है, हम है, हमसे नुकसान होता है। तो ये सारा कंक्लूजन, ये सारी डिटेल, ये जितना भी मसला है हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वन संरक्षण के उपायों को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।